हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए यूटेट की सीरीज में आपको पता होगा कि हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में मैथ्स के 30 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखिए। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए चलिए सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए मैथ्स का एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके जो उद्देश्य हैं वो ईवीएस में भी पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी पूछे जाते हैं और लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों को उन्नत गणित के लिए तैयार करना, बच्चों के रोजमर्रा के अनुभव से संबंधित कराकर, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके और गणितीय अवधारणा को कठोरता प्रदान करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मैथ्स इसलिए सिखाई जाती है, कहीं ना कहीं उसको उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके उनको मैथ्स अगर सिखाई जाए तो मैथ्स का जो है जो उद्देश्य है वो फुलफिल होता है, ताकि वो डेली लाइफ में मैथ्स की नीड को समझ पाएँ और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझकर अपनी लाइफ में ऐड कर पाएँ उसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के रोजमर्रा के अनुभवों से संबंधित कराकर मैथ्स को सिखाया जाता है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। यदि x इजिकल टू -23 + 22 प्लस -23 + 22, देखिए सीरीज आगे बढ़ रही है और y की वैल्यू भी दे रखी है। अगर हम x की वैल्यू को ऐसे निकालेंगे तो 40 पद तक जा रहा है। आपको पता है कि दो पदों का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। -23 + 22 तो -1 हो जाएगा। फिर अगले दो पदों का मान, इन दो पदों का मान भी -1 आ जाएगा। तो ऐसे करके -1 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। तो -1 -1 -1 तो -20 हो जाएगा x की वैल्यू। सेम ऐसे y की वैल्यू देखेंगे, y का क्या है 11 ± 10। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पर, माइनस हो जाएगा। तो 11 - 10 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो ऐसे ही 20 पदों तक, तो मतलब 20 दो पदों में एक बार एक बच रहा है, तो 20 पदों में 10 बार एक बचेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो निकालना क्या है हमें, y माइनस x निकालना है। ठीक है, तो 10 - x की वैल्यू -20 ऑलरेडी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 20 हो जाएगा। तो 10 + 20 30, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, गणित में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम संसाधन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन सा संसाधन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। आप देखिए दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनकी अगर लिपि भी देखोगे तो ब्रेल लिपि होती है। कागजों में छोटे छोटे छेदों के माध्यम से या बिंदुओं के माध्यम से उनको सिखाया जाता है लैंग्वेज, और वो जो बिंदु होते हैं वो उभरे हुए होते हैं ताकि वो उसे फील कर पाएं और उसे समझ पाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से देख सकते हैं इसको, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो 3D मटेरियल, ताकि वो उनमें फील करके वो कर पाएँ, समझ पाएँ। टाइल्स होते हैं, ठीक है, टाइल 3D आकृति है, जियो बोर्ड 3D आकृति है, जियो जेब्रा जो है वो 2D आकृति है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और ट्रेलर का अबेकस जो होता है वो भी 3D आकृति है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं किया जा सकता कह रहा है। आगे चलते हैं। उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अयोग्यता होगी। ठीक है, देखिए ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ के ले जानी है। CDP में, मैथ्स में, लैंग्वेज में, सब जगह आ सकती है। फिलहाल अंकों की बात कर रहा है, ठीक है, संख्याओं को गलत पढ़ रहा है, तो संख्याओं का गलत पढ़ना डिसकैलकुलिया कहलाता है, गणन दोष, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, ऐसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे विकार होते हैं जो वो पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए एक घड़ी में 10:25 हो रहे हैं, तो घड़ी के सुइयों के बीच का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कह रहा है, मतलब कि बड़ा वाला कोण पूछ रहा है आपसे, जो बृहद कोण है वो क्या होगा करके आपको बृहद कोण बताना है। सॉरी, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, घड़ी के जो सुइयों के बीच का एंगल निकालना होता है वो 30h - 11/2 × m होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको शॉर्टकट होगा क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, h की जगह आवर हो गया, m की जगह मिनट हो गया। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो 30 × 10 करेंगे, 11/2 × m। अगर आप इसको सॉल्व करके देखिए तो 162.162.5 आएगा। ठीक है, अब 162.5 आपका आंसर है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है बृहद कोण है। आपको पता होगा कि घड़ी में पूरा जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। एक साइड वो 180 से कम हो रहा होगा, एक साइड 180 से ज़्यादा हो रहा होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, 360 में से घटा देंगे बड़ी साइड निकालने के लिए। 360 में से बड़ी साइड इसको आप माइनस करोगे तो 197.5 आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, 197 सही, 1/2 डिग्री आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आया समझ में। पहले आपको नॉर्मल एंगल निकालना है, वो आपको निकल जाएगा 30h - 11/2 m से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 360 में से घटा देंगे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, यदि किसी त्रिभुज के कोण जो है 130 डिग्री हैं, तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको 3D आकृति से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, माना ये एंगल दे रखा है आपको 130 डिग्री, तो बाकी के दो एंगल कितने हो जाएंगे। आपको पता होगा कि बाकी के दो एंगल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो बाकी के दो कोण आपके 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब उनके समद्विभाजक हैं, इसके भी समद्विभाजक है
और इसका भी समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब जो उस एंगल को बराबर दो भागों में बांट रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये और ये जो एंगल है वो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। अब दोनों का योग पहले 50 था, क्योंकि पता है ऊपर वाला 30 था, 130 था, तो अभी क्या हो जाएगा, दोनों का आधे आधे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि दोनों आधे होंगे, तो 50 का भी आधा हो जाएगा। ये वाला एंगल 1 और 2, इन दोनों का जो योग आ जाएगा वो 25 आ जाएगा अभी, क्योंकि दोनों का योग पहले 50 था और अब समद्विभाजक यूज करके दोनों में आधा कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के 25 आ रहा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा। यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो तीनों का योग 180 होता है, तो 180 में से 25 घटा देंगे तो 155 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पीछे बैक करके दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 37/11 इज इक्वल टू 2 + 1 देखिए बहुत बड़ी इक्वेशन थी, यहाँ पर बहुत बड़ी इक्वेशन थी, फंसाने के लिए दी रहती। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर इतने से में क्या आ जाएगा, CB + 1/c। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर में। ऐसे इसको ए के साथ सॉल्व करोगे तो ये टोटल जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, CB + 1/ABC + AC। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी टोटल। ठीक है, अब ये टोटल क्या दिया है, 2 प्लस, आगे से 2 प्लस था, आगे था 37/13। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, 37/13 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 13 दूना 26 होता है, तो 2 + 11/13 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 + 11/13 सॉल्व करेंगे तो 37/13 ही आएगा और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई थी इसकी वैल्यू बचेगी किसके बराबर, 11/13 के बराबर। अब सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन थी हमारे पास CB + 1/ABC + A + C इक्वल टू कितना है, 11/13। ठीक है, तो अगर 1 से ये घटेगा, सीधे सीधे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10। ठीक है, तो CB = 10 बचेगा। अब CB ऐसे कौन से जो दो गुणनखंड होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनको आपस में गुणा करने के बाद 10 आता है, तो हमको पता है कि 5 और 2 हमारे पास 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको गुणा करके आपस में 10 आता है। तो 1 का मान 5 हो जाएगा, 1 का मान 10 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 1 का मान 2 हो जाएगा। 5 और 2 C और B की वैल्यू आ गई। अगर C और B की वैल्यू 5 और 2 आ गई तो बाकी बचा हुआ कितना है हमारे पास, ये 13 होगा, ABC + A + C। ठीक है, अब CB = 10 है, 10 प्लस, तो A की वैल्यू अगर आप इसको वैल्यू पुट करोगे, ये 13 है, तो CB की वैल्यू 5 और 2 है, तो A की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, ये देखो 5 दूना 10, 10 फिर ये 1 होगा तो 10 से कम 10 + 1 प्लस C की वैल्यू 2 थी हमारे पास, 5 और 2 में से 1 होगी तो C की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो निकल के आया C की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 1। ठीक है, 1 5 2, 1 5 2 देखिए तो आपका ऑप्शन C में आपको 1 5 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 216 मीटर क्यूब आयतन वाले घन के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने काटे जा सकते हैं। अब देखिए 216 मीटर क्यूब उसका आयतन है घनाभ का। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो 3 बार वो करेंगे तो आपको पता होगा 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, तो भुजा की जो लेंथ आएगी वो 6 मीटर आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी भुजा की लेंथ। ठीक है, अब 6 मीटर लेंथ से कितना काटना है, 6 सेंटीमीटर वाले काटने हैं। आपको पता होगा कि दोनों का जो आयतन होता है वो इक्वल आता है। अब 6 सेंटीमीटर से आपको कितना बनाना है, 216 मीटर क्यूब बनाना है, तो कितने वो बनेंगे, कहीं ना कहीं भुजा इसकी क्या है, 6 × 6 × 6 इस तरीके से आएगा। यहाँ आ जाएगा 6 × 6 पर क्या है, ये मीटर में था, एक आपका सेंटीमीटर में था, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, हर भुजा को 100 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी अगला × 100। अब देखिए 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतने बनेंगे आपके। 10 की पावर 6 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में आपका 10 की पावर 6। ठीक है, ऑप्शन डी ये रहा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा गणित का अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, किससे मैथ्स अर्थपूर्ण लर्निंग मीनिंगफुल जो है सिद्धांत नहीं है कह रहा है। पहला उपयोगिता का सिद्धांत, रटकर सीखने का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों के उचित उपयोग का सिद्धांत। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको एक ऑप्शन दिखाएगा रटकर सीखने का सिद्धांत। NCF 2005 कहता है कि किसी भी प्रवृत्ति में लर्निंग जो है रटकर नहीं हो सकती। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी को हमेशा याद रखना है। कौन सा नहीं है, हमेशा रटकर कोई भी सब्जेक्ट आपको बच्चे को नहीं सिखाना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देखिए जुड़वा क्या होती हैं, जो एक के बाद एक कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है 15 17 कंटिन्यूअस है परंतु 15 अभाज्य नहीं है। 43 41, ठीक है, इसको देखेंगे अभी। 31 और 33 अभाज्य नहीं होती, 11 से डिवाइड होती है, और
31 और 41 वैसे ही कंटिन्यूअस नंबर नहीं है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 41 और 43। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। नई स्थिति में पीछे सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? आपने कुछ चीज़ सीखा है और उसका उपयोग आप नेक्स्ट आगे की प्रोसीड में कर रहे हैं, तो उसको कहलाता है एप्लीकेशन। ठीक है, उस चीज़ का एप्लीकेशन कर रहे हो तो अनुप्रयोग कर रहे हो। आपने कोई थ्योरम सीखी, आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, उसका प्रयोग आप उसकी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे हो, तो उसका इंप्लीमेंट करना या एप्लीकेशन करना कहला जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग कहलाते हैं उसको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 5 की घात 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा? बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको करने की मेथड आती होगी। देखिए क्या करना है आपको, 5 की पावर 70 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ बचेगा 5, ठीक है, 5 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, प्लस यहाँ बचेगा 5 की पावर 3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5 की घात 70 आपका कॉमन ही रहेगा, जो ब्रैकेट बच गया 5 प्लस 5 की पावर 2, 5 प्लस 25 प्लस 125। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 125 प्लस 25 प्लस 5, तो 125 और 25 कितना हो जाएगा 150, 150 और प्लस 5 करेंगे तो 155। तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा ये 5 की पावर 70 इंटू 155। तो कहीं ना कहीं 155 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका पूर्णतः विभाजित कौन करेगा? 155 से गुणा कर रहे होंगे 5 की पावर 70 में, तो 155 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। एक्स की पावर -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 प्लस ऐसी सीरीज बढ़ा रखी 2009 तक। अब देखिए अगर -1 की पावर विषम में है तो उसकी वैल्यू -1 आती है, प्लस -1 की पावर सम में है तो उसकी वैल्यू +1 आती है। तो -1 + 1 -1 + 1 इस तरीके से सीरीज बढ़ रही होगी, तो क्या होगा कि -1 से +1 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा। अब लास्ट में देखना ये सीरीज है विषम संख्या तक, तो लास्ट का -1 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास? -1 बच जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे y में देखेंगे, y का थोड़ा सा समझोगे तो y में सब माइनस में है, तो माइनस की पावर -1, तो आपको पता है कि -1 होता है, हाँ -1 होगा, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का हो गया है, तो फिर माइनस की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 है, तो ये +1 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बाहर से माइनस का, तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अगला भी -1 हो जाएगा, अगला भी -1 हो जाएगा, कितने तक? 2009 तक। तो प्लस ऐसे करके 2009 तक जाएगा, तो y की वैल्यू सबको जोड़ेंगे तो 2009 आ जाएगी। y की वैल्यू माइनस का 2009, ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको क्या करोगे, सबको -1 2009 तक करोगे। ठीक है, तो अगला क्या है आपको x माइनस y निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है माइनस का 2009। ठीक है, ये आपको सॉल्व करोगे तो माइनस का अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2009, तो यहाँ पर प्लस का 2008 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस का 2009, 2008 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक तार को कुछ टुकड़ों में काटा गया है, प्रत्येक टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। यदि सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर हो तो तार की वास्तविक लंबाई निकालिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो टोटल एरिया हो जाएगा, एरिया कैसे निकालेंगे? वर्ग का एरिया होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो छोटे वर्ग का एरिया जो हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे टोटल कितना है? 108 है, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास स्क्वायर के लिए? तो 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 12 आपके छोटे वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तार की लंबाई निकालनी है। एक तार टोटल जो हमारे पास वर्ग हैं कितने हैं? 12 हैं, और एक तार की एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो एक तार की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो पूरे तार का परिमाप क्या हो जाएगा? 12 होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर से एक वर्ग बन रहा होगा, तो कितने वर्ग हैं? 12 वर्ग हैं, तो 12 × 12 करेंगे तो 144 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। वास्तविक तार की लंबाई, जो पुराना वाला तार था उसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए माउंट एवरेस्ट बना लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर की ऊंचाई देखिए 8,850 मीटर। ठीक है, उसमें क्या इसका आधार तल 5400 मीटर है, आधार तल मान लिया हमने 5400 मीटर यहाँ पर मान लिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है कि 1 डिग्री प्रति 100 मीटर की दर से गिरता है। अगर आप 100 मीटर ऊपर को बढ़ रहे हो तो 1 डिग्री जो है तापमान वो गिर जाएगा। यदि आधार पर -5 डिग्री सेल्सियस है तो शीर्ष पर तापमान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 100 मीटर में आपका 1 डिग्री घट रहा है, तो यहाँ से कितने अंतर है? अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3450 डिग्री का अंतर होगा। ठीक है, अब इतना अंतर है 3450 मीटर का। अब 100 डिग्री में 1 सेल्सियस गिर रहा है, तो इतने में कितना गिरेगा? तो 34.5 गिर जाएगा यहाँ से ऊपर जाने में। परंतु क्या है, जो बेस है ना, बेस है, ये वाली लाइन है जो बेस लाइन, इसी का ऑलरेडी -5 है, तो इसमें -5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 39.5
5, क्योंकि ऑलरेडी बेस की वैल्यू 0 से शुरू नहीं हो रही है, -5 से शुरू हो रही है, तो -5 हमने पहले ही जोड़ दिया इसमें, तो 39.5 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39.5। आगे चलते हैं। 20 लोगों की एक पार्टी एक रेस्टोरेंट में है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट में क्या है, 20 लोगों की पार्टी है, जिसमें प्रत्येक के लिए 36.6 का भोजन ऑर्डर किया गया है। यदि उसमें से 5 लोग पैसे लाना भूल गए हैं तो बिल चुकाने के लिए 15 लोगों को कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 20 लोगों की पार्टी थी, ठीक है, कितने पर कैंडिडेट कितना था, 36.6, तो टोटल बिल कितना आ रहा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 366 गुणा 2 तो आ जाएगा 6 12 3 732। ठीक है, 732 का टोटल पैसा पड़ना था, परंतु 5 लोग पैसे लाना भूल गए तो ये बिल पड़ा 15 लोगों पे। ठीक है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे इसको, 732। ठीक है, 15 चक्को 60, बचा आपका 13, बचा 13, 132, 15 से 90, 15 8 120, फिर बचा 12.8, 48.8 आपका क्या है बिल आ रहा है। पहले कितना आ रहा था 36.6 और अब आ रहा है 48.8 15 लोगों को। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 12.2 आपका क्या आ जाएगा, 12.2 एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। ठीक है, एक आदमी को 12.2, 48.8 में से 36.6 घटाएंगे तो 12.2 पड़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12.20 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक आदमी को। देखिए रोमन पे वो करना है आपको, रोमन अंकों पे लिखना है 1948। ठीक है, 1948, 1000 को लिखते हैं आप एम। ठीक है, उसके बाद 900 को लिखते हैं, 900 को क्या लिखते हैं सी एम। ठीक है, उसके बाद फिर 48 है, 48 को लिखेंगे XLV आई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रोमन अंकों में 1948। तो ऑप्शन आपका कहाँ पर है, XLV आई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के पश्चात। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जब उद्देश्य स्पष्ट कर रहे होगे उस टाइम पर आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है, प्लस जिस टाइम पर उनको सीखने के अनुभव प्रदान करने हैं उसके पश्चात आपको बच्चों का जो है मूल्यांकन करना है। 108 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। निम्न समष्टभुज में कितनी समरूपता की रेखाएं हैं। ठीक है, समरूपता मतलब जो एक जैसी दिखती हैं। ठीक है, तो सभी रेखाएं इसमें एक जैसी दिख रही हैं। ठीक है, जो आपको ये चित्र है इसमें सभी रेखाएं एक जैसी दिख रही हैं, तो इसमें कितनी रेखाएं हो जाएंगी समरूपता की, 8, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। इसको इक्वेशन दे रखी है, मैं छोटी से छोटी भिन्न क्या जोड़ी जाए जिसका परिणाम पूर्णांक बन जाए। ठीक है, पूर्णांक बनाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 + 1 4/3 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 1 3/2, फिर डिवाइडेड बाई 10/9। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि डिवाइड को हमें बदलना है तो उल्टा कर दो इसको और चिन्ह जो है मल्टीप्लाई का आ जाएगा, 4/3 गुणा 2/3 गुणा 9/10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 से 3 से आपका 9 कट जाएगा, 2 से आपका 10 कट जाएगा 5 बार, बचा के आपके पास 4/5। अब 4/5 में क्या जोड़ें कि पूर्णांक बन जाए, और बेसी बात है 1/5 जोड़ेंगे तो ये 5/5 और 1 बन जाएगा पूर्णांक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आ जाएगा 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 क्या है, ऑप्शन डी में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 2 वर्ग की भुजाएं हैं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर। उनके परिमापों का योगफल कितना है, 100 सेंटीमीटर। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2 वर्गों के भुजाएं क्रमशः x और 2x + 1 है, इनके परिमापों का योगफल। अब पहले वाले का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, दूसरे वाले का परिमाप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x + 4 हो जाएगा, 8x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का परिमाप का योगफल कितना है, 100 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे 4x + 8x हो जाएगा 12x + 4 = 100। सॉल्व करो इसको, 12x की वैल्यू आ जाएगी या 96, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, 12 × 8 = 96 होता है, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है। अब बड़े वर्ग की भुजा क्या दे रखी है आपको, 2x + 1। ठीक है, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 8, 8 × 16 + 1 17 हो जाएगा भुजा की वैल्यू, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 17 × 17 करेंगे तो 289 आपका क्या निकल जाएगा, एरिया आ जाएगा बड़े वाले वर्ग। अगर छोटे का पूछता है तो छोटे की भुजा x थी, x की वैल्यू 8 आ रही थी हमारे पास, 8 × 8 64 आपका पहले की आ जाती, छोटे की पूछा क्या है बड़े की, तो बड़े की कितनी हो जाएगी 289। आगे चलते हैं, दी गई श्रृंखला में क्या नंबर आएगा, सीरीज बढ़ रही है आगे। देखिए अगर आप सीरीज को गौर से देखोगे तो 2-2 नंबर के उसमें बढ़ रही है। ठीक है, 79 यहाँ पर बढ़ी, उसके बाद 83 हुई,
ऐसे यहाँ से दो दो की वैल्यू पुट हुई, ठीक है। 87 से 89 हुई, 89 से 91 होगी, 91 से अगला हो जाएगा 93 और 83 से अगला हो जाएगा 85। तो यहाँ पर 79 + 2 81, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 81, ठीक है। 81 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि ए की वैल्यू दे रखी है a क्यूब इजक्वल टू 7 + 1, आपको पता होना चाहिए कि दो का क्यूब होता है 8, 7 + 1 होता है 8, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 2, ठीक है। b की वैल्यू दे रखी है, अगला है 3 का क्यूब होता है 27, 1 + 7 + b, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 27 में से 7 और 1 8 घटा देंगे तो b की वैल्यू 19 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 7 और 1 8 को घटा देना है तो बचेगा आपका 19। ऐसे ही c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 का क्यूब होता है 64, a + b + a 1 + 7 + c, ठीक है। तो 64 में से 7 और 1 8 को घटा देंगे तो c की 8 + c होगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 56, ठीक है। 56 और 8 कितना होता है 64 होता है, c की वैल्यू 56 आ गई। तो आपके पास क्या निकालना है, a + b + c, ठीक है। तो जोड़ देंगे 56 और 19 और 2 21, 21 और 56 77, ठीक है। 77 आएगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 77, ठीक है। पहले ए निकालना है, फिर बी निकालना है, फिर सी निकालना है, तो आपको तीनों को ऐड कर देना है, फिर 77 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। देखिए निदान का कार्य क्या है, ठीक है। निदान का कार्य क्या है, निदान का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसको डायग्नोसिस कर रहे हो, ठीक है। उसका जो है कार्य क्या है, वर्गीकरण है, सीखने की कमजोरी को पहचानना है, व्युत्पत्ति फलन है, उपरोक्त सभी। देखिए अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो आपको उसको क्लासिफाई करना जरूरी है, ठीक है। प्रॉब्लम को वर्गीकरण करना जरूरी है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको पहचानना भी जरूरी है, सीखने की कमजोरी को, व्युत्पत्ति फलन भी जरूरी है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। निदान के लिए उपरोक्त सभी जरूरी है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 115। गणित में गणना करने के कौशल को बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना के कौशल को कैसे बढ़ाया जाता है, केवल वैचारिक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिदम का प्रयोग का वर्णन करके, कक्षा में हाथों की गतिविधियों का प्रयोग करके, बहुत सारे अभ्यास के बाद संप्रत्यय और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करिए। देखिए अगर आपको सीडीपी पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हमारा आंसर जो होता है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु आपको आंसर किसके तरफ जाना है, जो अत्यधिक जो है स्पष्ट हो, ठीक है। परंतु और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि केवल वर्ड जो होते हैं वो ओनली एक ही डायमेंशन में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, बाकी डायमेंशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो केवल वाले हमेशा 99% ऐसे चांस होंगे कि केवल वाला जो यूज होता है वो गलत पर्पज से होता है, एक डायमेंशन पे आप नहीं जा सकते किसी भी तरीके को सोचने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यास के बाद संप्रत्यय और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके आप गणितीय गणना के कौशल को बढ़ाया जा सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 116। 10 संख्याओं का माध्य 0 है, यदि इन संख्याओं में 72 और -12 को शामिल कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए माध्य क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। सॉरी, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं की संख्या आपका फॉर्मूला होता है माध्य का। अब देखिए योग आपका ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 संख्याएं और जोड़ देंगे, 72 प्लस -12, ठीक है। बट्टा कितना हो गया, पहले 10 था तो अब हो जाएगा 12, ठीक है। तो -12 है तो 72 में से -12 घट जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 60 अपन 12 से 60 कट जाएगा 5 बार, तो नया जो माध्य हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 117। प्राथमिक स्तर पर संख्याएं पढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 117, ठीक है। पहला है संख्याओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। अगला है संख्याओं को क्रम से लिखना सिखाया जाना चाहिए। तीसरा है संख्याओं को अंक के रूप में लिखना गिनती से पहले होना चाहिए, गिनती से पहला होना चाहिए। संख्याओं की क्रम अप्रासंगिकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि पहला जो ऑप्शन है संख्याओं को की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बच्चे को वो समझाना है, उसमें इंकरेज करना है नंबर्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दूसरा क्या है, संख्याओं के क्रम को लिखना सिखाया जाना, संख्याओं को क्रम से लिखना चाहिए। अब लिखना क्रम से बिल्कुल आपको क्या है कि सीक्वेंस वाइज ही आपको क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस तरीके से आपको सीखना चाहिए, ठीक है। संख्याओं को अंकों के रूप में लिखना गिनती से पहले होना चाहिए। देखिए गलत है, क्यों गलत है, जैसे मैंने अब आपको पिछली क्लासों में बताया कि किसी भी चीज़ की लर्निंग की जो स्किल होती है वो कैसे होती है, LSRW के फॉर्म होती है, ठीक है। LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरीके से आता है। तो बोलना गिनती बोलने में आती है तो बोलना पहले होता है लिखने से, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। अगला है संख्याओं की क्रम की अप्रासंगिकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अप्रासंगिकता मतलब अगर वो गलत लिख रहा है या 2 के बाद 1 लिख रहा है तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा सही होगा। तो पहला और दूसरा किसमें है, पहला चौथा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा, ये ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का, पहला और दूसरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118।
नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी फर्म को चावल, गेहूं व सब्जी के उत्पादन में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो पाई चार्ट के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, गेहूं के उत्पादन के लिए केंद्रीय कोण क्या है, कोण पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है परसेंटेज में, क्योंकि टोटल 100% होता है। अगर कोण की बात करें तो टोटल नंबर्स ऑफ जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब इसमें गेहूं 30% है, तो 360 का 30% निकाल देंगे। 360 गुणा 30/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 36 गुणा 3, 108 डिग्री का एंगल आएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, एंगल पूछ रहा है कितना डिग्री का बनेगा, 108 डिग्री का बनेगा। आगे है, उपरोक्त पाई चार्ट में गेहूं और चावल के कुल उत्पादन का सब्जी और दाल के कुल उत्पादन से अनुपात निकालना है। देखिए, गेहूं और चावल जो है 40 + 30 70% आ जाएगा, और दाल प्लस सब्जी कितना आ जाएगा, 20 + 10 30% आएगा, तो 70:30, 7:3 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7:3 किसमें है, ऑप्शन ए है हमारे पास, 7:3। आगे चलते हैं, यदि किसी फर्म में चावल, गेहूं, दाल, सब्जी का कुल उत्पादन 50,000 kg है, तो चावल का कुल उत्पादन कितना है। देखिए, टोटल जो उत्पादन है वो कितना पूछ रहा है, 50,000 kg। ठीक है, 50,000 kg है। अब पूछ रहा है कि हमें किस किस का निकालना था, हमें सॉरी, तो चावल का कुल उत्पादन निकालना है। ठीक है, तो चावल 40% है। ठीक है, तो 50,000 का 40% कैसे निकालोगे, 50,000 का 40%, 40 गुणा 40/100, 0 से 0 कट गया, फिर अगले 0 से अगला 0 कट गया, तो 5,000 गुणा 4, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, 5,000 गुणा 4, 40% आपने निकाला, कितना आ गया, 20,000, ऑप्शन डी 20,000। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मैथ्स के 30 क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में, अगर आपको कोई कहीं पर कन्फ्यूजन हुआ, आज इस वीडियो में हम 2023 का मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो a√3 होता है। ठीक है, ए जहाँ पर भुजा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो a√3 इसका एरिया निकल जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4√3। ठीक है, डायरेक्ट निकल रहा है क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आता है आपसे, इसमें परिधि का अनुपात भी पूछा जा सकता है, और अगर वो क्षेत्रफल होता वो क्षेत्रफल का भी अनुपात पूछ सकता था, और अगर कोई ऐसी चीज होती 3D आकृति, उसका आयतन का भी अनुपात पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। आइए मैं तीनों को बता देता हूँ। ठीक है, अगर देखिए वृत्त है, इसमें परिधि में का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो भुजा की एक माप की गणना हो रही है, तो r एक माप है, उसकी गणना कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है। ठीक है, r² मतलब भुजा की 2 माप का वो हो रहा है, तो r इसकी भुजा है, उसका स्क्वायर किया जाता है, तो 2 तरीके की 2 मापों का गणना की जा रही है। अगर यहाँ पर वृत्त की जगह गोला होता तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है, तो यहाँ पर r³ के फॉर्म पे 3 मापों की गणना की, 3 विमाओं की गणना कर रहे हैं। ठीक है, परिधि में 1 माप की गणना होती है, क्षेत्रफल में 2 मापों की गणना होती है, जैसे आपने आयत का क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और परिधि में 1 ही होती है, 1 यूनिट में निकाला जाता है, क्षेत्रफल में 2 यूनिट, और आयतन में 3 डायमेंशन में उसका चीज आयतन निकाला जाता है, तो आयतन में 3 मापों की गणना करी जाती है। अगर हमसे पूछा गया है, परिधि के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो परिधि हमें 1 माप को दर्शाती है, तो 1 माप के लिए हमारा फॉर्मूला हमेशा सिंगल रेशियो में ही होता है। ठीक है, तो जो भुजा का अनुपात होता है वही क्या है, परिधि का अनुपात होगा हमेशा के लिए। ठीक है, 2:5 ये ही परिधि का अनुपात होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो r² के फॉर्म में होता, तो r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता। अगर क्षेत्रफल पूछा हो जाता तो आपका ऑप्शन ए राइट होता। समझ रहे मेरी बात को, r² के फॉर्म में क्षेत्रफल होता है तो यूनिट का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 4:25 आ जाता। अगर ये चीज गोले पर आयतन के रूप में लग रही होती तो हम इस पर r का क्यूब करना पड़ता, तो 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125 हो जाता। ठीक है, आ रही होगी, आई होप आपको बातें समझ में। आपको डायमेंशन देखनी है कि किस डायमेंशन में पूछा गया। परिधि के लिए केवल r 1 यूनिट का प्रयोग होता है, तो 2:5 परिधि हो जाती, परिधि के लिए अनुपात हो जाता। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो 4:25 हो जाता। अगर आयतन का अनुपात पूछता है तो 8:125 हो जाता। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गणित के सिद्धांत, सूत्रों तथा विषयों का विश्लेषण करने के प्राय उद्देश्य क्या होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और प्रशंसात्मक उद्देश्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑब्जेक्टिव ये हो जाएंगे कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, और उसके बाद
उन चीज़ों को सीखें, गणित के सिद्धांत से पार्टिसिपेट करके चीज़ों को सीखें। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेखा गणित के विभिन्न मापों को पढ़ना कौन सा प्राय उद्देश्य है? ठीक है, जो रेखा गणित के आपके ज्योमेट्री के माप होते हैं उनको पढ़ना वो कौन सा उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य है कह रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक और कौशलात्मक। देखिए आपको पता होगा कि ज्योमेट्री में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, ज्योमेट्री आप तब सीखते हो जब आप उसकी एक बारीक से बारीक चीज़ों को अवलोकन करना सीख पाते हो, तो आप एक स्किल डेवलप करना सीखते हो ज्योमेट्री में। ठीक है, जब आपके अंदर ज्योमेट्री सीखने की स्किल डेवलप होगी तभी आप उस चीज़ों का अवलोकन कर पाओगे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौशलात्मक हो जाएगा, क्योंकि आप स्किल ऑब्जेक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशलात्मक उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री में, क्योंकि आपको बताओगे कि स्केल का मापन करना, पटरी प्रकार की सहायता से, चांदा की सहायता से, इन सब चीज़ों का ये स्किल बेस्ड आपकी स्किल्स हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। जब छात्र को किसी नवीन समस्या का हल करना होता है तो वो प्रयोग करता है। देखिए कौन सी समस्या कह रहा है? नवीन समस्या। नई समस्या मतलब जो उसकी लाइफ में पहली बार आ रही है, नवीन समस्या है। उसके लिए आगमन विधि, वार्तालाप विधि, विश्लेषण विधि और व्याख्यान विधि। अब आपके सामने कोई एक नई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका एनालिटिक मेथड से उसका यूज करोगे, विश्लेषण करोगे वो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, आप उसके बारे में समझने की कोशिश करोगे, विश्लेषण करने की कोशिश करोगे कि वो प्रॉब्लम है क्या और आप उसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? अन्वेषण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और व्याख्यान विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 97। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी और ज्यामिति। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो मैथमेटिक्स की जो पहली यूनिट डेवलप हुई थी वो अर्थमेटिक के तौर पर हुई थी। तो क्योंकि अंकों का खेल ही है वो, सबसे पहले गणित जब आया था तो अंकों के बेस पर ही गणित का प्रयोग माना जाता है। और जो बीज गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति है ये सब चीज़ें बाद में डेवलप हुई जब मैथ्स का ब्रॉड लेवल पर डेवलपमेंट होता है। पहली यूनिट जो थी वो अंक गणित के तौर पर विकसित की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98। गणित की सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक में क्या होता है? ठीक है, आप अब इसको देखिए, आप नॉर्मल एक एनसीईआरटी की बुक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक रेगुलर बुक्स है जो हम यूज करते हैं। तो उस बुक में क्या होता है? हल किए गए उदाहरण, अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न होते हैं, पर्याप्त मात्रा में हल किए गए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए हुए होते हैं, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा एक चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 उदाहरण होते हैं जो सॉल्यूशन के साथ दिए होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो 20, 25, 30 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पर दिए होंगे, परंतु प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 99। देखिए सही क्रम आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। अब 5/8, 3/5, 7/4 और 5/6, आप इन सभी को इसने अरेंज किया हुआ है, आपको सही अरेंज दिखाना है। देखिए सबसे पहले 5/8 को सॉल्व करेंगे हम, तो इसकी यूनिट आ जाती है 8 से कटेगा, 8 से 5 कटेगा 0.648, 2 बचा, फिर उसके बाद 62। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 स्थान तक हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। अगला है 3/5, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 30, 0.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला है 7/4, तो ये आ जाएगा आपका 1.3 बचा, तो 30, 1.7। ठीक है, अगला है हमारे पास 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.78। ठीक है, 0.8 के आसपास है। अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा लगाना है आपको। सबसे छोटा कौन सा है आपके पास? 0.6 है। 3/5 सबसे पहले होगा। ठीक है, 3/5 आपका ऑप्शन 2 और 4 में है। उसके बाद अब इनको नंबर दे दीजिए। ठीक है, पहला, दूसरा ये हो जाएगा 5/8, तीसरा ये हो जाएगा 5/6 और चौथा ये हो जाएगा 7/4। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 3/5, 5/8, 5/6 और 7/4, बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको सॉल्यूशन निकालना है और उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देना है। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 42.987 है। यदि उनमें से एक संख्या 12.46 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, 12 का इसमें भाग देना है, आपको संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि पॉइंट के बाद इतना बढ़ा दिया गया, कुछ मत करो, आप पॉइंट को हटा दो पूरा। ठीक है, 3 स्थान तक हटा दो। अगर आप इसको एक विधि में बता देता हूँ आपको, 42,987
87 हो जाएगी। यहाँ पर 3 स्थान तक दशमलव हटाए, इसको डिवाइड कर देंगे 12,460 से, ठीक है। तो दशमलव के बाद 3 स्थान आपने दशमलव हटा कर जो आएगा उसमें 3 स्थान दशमलव लगा दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक विधि। दूसरी विधि मैं बताता हूँ आपको। दूसरी विधि क्या है, अब देखिए 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 12 चौको 48 होता है, 4.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 48 ये तो 42 है, तो ये नहीं होगा, टर्मिनेट कर दिया आपने एक ऑप्शन, ठीक है। अगला है 3.5, 3.55, 3.45। अब देखिए एक बीच का आइडियल ले लीजिए 3.5, ठीक है, माना 3.5 ले लिया हमने, तो 12 36 होता है, प्लस 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 पर कितना होता है, तो 6, 12 और 6 36 और 6 42। लेकिन 0.5 का मल्टीप्लाई फिर 4 टाइम्स और करना पड़ेगा, 5 चक्को 20 होता है, तो इसमें 2 और जुड़ जाएगा, 20 का पॉइंट में जाएगा क्योंकि 0.46 है, तो 2 और जुड़ेगा तो ये 44 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 44 भी 42 से ज़्यादा हो रहा है, तो 3.5 से बड़े 2 ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 3.5 ही ज़्यादा हो रहा है, तो 3.54 तो और भी ज़्यादा होगा, 3.54 भी 55 भी ज़्यादा होगा, तो बचेगा 3.45। ये आपका राइट आंसर है। 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक आपने भागा दे के निकाला, एक एलिमिनेट करके निकाला, इस तरीके से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, 5 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2n-3 इज इक्वल टू फिर 135, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए 135 का फैक्टर करोगे तो आपको पता है कि 15 नमा 135 होता है। अगर आपको फिर तोड़ोगे इसको 5 गुणा 27, ठीक है, 15 को आपने तोड़ दिया 5 गुणा 3 में, तो ये हो जाएगा 5 और 3। अगर आप इसके पावर में निकालोगे तो 5 की पावर 1 होता है गुणा 3 की पावर 3, इस तरीके का आएगा, 3 3 27। अब देखिए n-2 की वैल्यू कितनी है, n-2 की वैल्यू 1 है। अगर 5 की पावर देखो ना यहाँ पर, अगर आप इस तरीके से समझो, 5 की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ 5 की पावर n-2 है, तो n-2 की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू ऑब्वियसली बात है -2 इधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो n = 3 हो जाएगा। अब अगर 3b में 3 की पावर में एग्जैक्ट आ रहा है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर कितना है, 2n-3 इज टू यहाँ कितना है, 3 की पावर 3 है, 3 ये सही है, n की जगह 3 रखो तो 3 दूना 6, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन बी 3 राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102, यदि x - 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x - 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 - x/10, तो x का मान क्या निकालना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हम इसको सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने एक कॉमन ले लिया, ठीक है। अब कॉमन लिया हमने 12, 4 और 6 का कॉमन जो होता है एलसीएम ले लिया हमने 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x - 18 माइनस ब्रैकेट में यहाँ बचेगा आपका 2x - 8 ब्रैकेट बंद इक्वल टू, अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10 - x/10, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2x प्लस का 8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये माइनस को 2x, यहाँ बचेगा 3x - 2x, तो ये बचेगा x माइनस, ठीक है, ये प्लस का 8 हो जाएगा तो माइनस का 18, तो माइनस का 10/12 इक्वल टू 10 - x/10, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा ये 10x - 100 इक्वल टू 120x 120 - 12x, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। देखिए कुछ नहीं बचा इसमें ज़्यादातर सॉल्व करने का, आ गया हमारा आंसर लगभग 10x - 100 इज इक्वल टू 120 - 12x, ठीक है। x की वैल्यू एक साथ पुट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 12x इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 12x आपका इधर आ जाएगा, और यहाँ 10x है तो ये बचेगा आपका 22x इज इक्वल टू बचेगा माइनस का 100 और 120 ये है, तो ये बचेगा 220, ठीक है। 22x इज इक्वल टू 220, तो 22 से 220 कट जाएगा 10 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 10 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 86 है तो संख्याएं होंगी। अब देखिए क्रमागत 2 संख्याओं का 86 है, तो ये हो जाएगी x + 2
क्योंकि क्रमागत सम संख्या होगी, पहली संख्या x है तो अगली संख्या x + 2 हो जाएगी इक्वल टू 86। अब देखिए 2 इधर माइनस में जाएगा तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 84, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। छोटी संख्या 42, बड़ी संख्या 44। आपको पूछा है छोटी संख्या, तो 42 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, यदि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर न हो तो उन संख्याओं का योग जो है 81 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, उन दोनों का अंतर है 9। तो सेम वही है, एक संख्या x मान ली तो प्लस दूसरी संख्या x + 9 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का अंतर 9 है, तो उनका योग कितना है 81 है। अब यहाँ से निकालो 2x की वैल्यू आ जाएगी, 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 72, x की वैल्यू बच जाएगी आपके पास 72/2 36। छोटी संख्या 36 आ गई, बड़ी संख्या 36 + 9 करेंगे 41 आ जाएगी आपके पास। पूछा क्या हमसे, पूछा है हमसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा 36। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहीं पर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर लीजिएगा, आपका जो है क्वेरी दूर कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105, यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना हो तथा उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है तो पुत्र की उम्र क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए माना पुत्र की उम्र x है तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुना है, ऑब्वियस सी बात है। और उन दोनों का योग कितना है कह रहा है 56। कुछ नहीं करना है आपको, 4x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 56, x की वैल्यू आ जाएगी 14। x की वैल्यू 14 आ गई तो पुत्र की उम्र 14 वर्ष, x की पुत्र की उम्र थी तो 14 वर्ष किसकी उम्र आ जाएगी आपका, उसके पुत्र की उम्र आ जाएगी 14 वर्ष। और पिता की उम्र 3x की वैल्यू तो 14 थी, हम 42, आपका पिता की उम्र अगर पूछता तो 42 वर्ष आ जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इसमें नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन करना है उन सब चीज़ों में। ठीक है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका योग 135 हो तो बड़ी संख्या। फिर भी अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखिए 4:5 में है तो 4x + 5x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 135, तो 9x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 135। आपको पता है कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 15 में 135 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो पूछा है हमसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 5x है तो 15 × 5 = 75, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, छोटा पूछा होता तो 15 × 60, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता, छोटी पूछी होती तो। ठीक है, आगे देखिए, दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 34 अंश है तो छोटा कोण क्या होगा। संपूरक जो कोण होते हैं आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि संपूर्ण कोण क्या होते हैं। संपूर्ण कोण वो होते हैं जिन कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का अंतर अगर 34 है तो माना हमने एक कोण x है तो अगला कोण क्या हो जाएगा x + 34, यही तो होगा, दोनों का अंतर 134 होगा तो एक 34 उससे ज़्यादा होगा, छोटा कोण x होगा, तो दोनों की वैल्यू कितनी है 180 है। संपूरक कोण दोनों का योग होता है 180, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 माइनस कर देंगे 180 में से तो बचेगा 146, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 73। छोटा जो कोण हो जाएगा वो 73 हो जाएगा। आपसे पूछा है छोटा ही कोण पूछा है 73, अगर बड़ा पूछा होता तो 73 में 34 ऐड कर देते तो आपका बचता 107, 160 डिग्री का, हाँ 160 डिग्री का दूसरा कोण हो जाता आपके पास। ठीक है, तो छोटा पूछा है तो 173, बड़ा पूछता तो 160, ऑप्शन डी हो जाता। आगे देखिए, सरल संलग्न रेखा चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ा होगा, 9, 10 में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़े होंगे, तो ऐसा होता है कि जब दो रेखाएं आपस में ऐसे क्रॉस कर रही होती है तो यहाँ पर बनने वाले कोण, एक दूसरे के सम्मुख बनने वाले कोण क्या होते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और इनकी वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, सेम ऐसे ये जो 5x है इसकी वैल्यू इधर भी 5x ही बनेगी, और जो ये वाला 5x है इसका सामने वाला कोण इधर 5x बनेगा, इस 2x के सामने वाला कोण इधर 2x बनेगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल कोण बन गए, जो रिमेनिंग कोण थे वो बन गए। अब देखिए सबको जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24। ठीक है, 24x की वैल्यू कितनी होती है, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 का बनता है। 24x बराबर 360 ही, 12 से कट गया 2x, 12 से कट गया ये 12 3 36 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। क्या पूछा है आपसे, x की वैल्यू ही पूछिए, तो 15 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी था इसका, क्या तरीका था कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर माना ये सरल रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो ये 5x के ऊपर वाला भी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अगर सरल रेखा की बात करें तो ऊपर के क्या हो जाएगा 5x 5x 2x, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 12x की वैल्यू होगी 180, क्योंकि सरल रेखा पे 180 का बनता है, तो x बराबर 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 सीधे आ रहा है आपका 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी, दो तरीके हैं इसको करने के, जैसा आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109, किसी त्रिभुज में
एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। ठीक है, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बनता है 180 डिग्री। पहला है x, दूसरा कितना है x प्लस, दूसरा उसके छोटे कोण का 2 गुना है। माना सबसे छोटा कोण है x, तो दूसरा कोण हो जाएगा 2x और तीसरा कोण उसका 3 गुना है छोटे कोण का, तो अगला हो जाएगा 3x। इनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 180 डिग्री आ रही है। तीनों को जोड़ो, x 2x और 3x, 3 तो 5 और 1 6x। 6x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा x है तो x की वैल्यू 30। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीच का कोण पूछा होता तो 60 डिग्री का आता और बड़ा कोण पूछा होता तो 30 या 90 डिग्री का कोण बड़ा वाला आता। ठीक है, 30 डिग्री सबसे छोटा कोण हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही है हमारे पास 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये त्रिभुज के एंगल हैं, इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 4x 3x और 2x, 4 3 7 2 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 20। तो पूछा क्या है आपको? सबसे छोटा कोण, सबसे छोटे कोण की वैल्यू क्या थी? 2x के फॉर्म में थी, तो 20 गुना 40। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। अगला है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण जो है वो 80 डिग्री है, तो अन्य दो विपरीत कोण के आंतरिक कोण 3:5 में हो तो न्यूनतम कोण क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं। देखिए आपको समझना होगा कि बाह्य कोण क्या होता है और आंतरिक कोण क्या होते हैं। ठीक है, माने त्रिभुज को मैंने एक साइड से बढ़ा दिया, तो एक साइड की जो बाह्य रेखा है ये कहलाती है इसकी बाह्य कोण। ठीक है, ये है आपका कितना डिग्री? 80 डिग्री कह रहा है। ये अगर 80 डिग्री है तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? आपको ये पता होगा कि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का बनता है, तो ये ऑब्वियसली बात है 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री का बनता है, तो कहीं ना कहीं ये 2 कोण मिलकर बाकी का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 का बनते हैं, तो बाकी के ये दोनों का योग x, अगर इनको x और y मानते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो रही है? 80 एंगल बन रहा होगा। ठीक है, x प्लस वाई 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस वाई की वैल्यू 80 डिग्री होती है। अब दूसरा एक फॉर्मूला ये भी कहता है कि अगर किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो है वो x है माना, तो बाकी 2 अंतःकोणों का योग भी x ही होता है। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से ही डेरिवेट हुआ है, कहने का मतलब है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री है। अब x और y का अनुपात कितना दिया है हमें? 3:5। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। तो 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 यहाँ से। ठीक है, कितनी आ गई? x की वैल्यू 10 आ गई। अब 10 आ गई तो हमारे पास क्या है कि सबसे छोटा कोण निकालना है, तो x की वैल्यू 10 है, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा? 3x के फॉर्म में था, तो 30 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, दूसरी बार में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं लंबाई के समायोजन में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है? ठीक है, किन से त्रिभुज संभव नहीं बन सकता है? कह रहा है 2 3 4 ये रेखाएं दे रखी हैं कि कितने सेंटीमीटर की या मीटर की लंबाई हो सकती है यूनिट में, 2.5, 1.5 और 4, 4, 3, 5 और 7, 8, 9। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट किया जाता है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन, आपको एक चीज़ याद रखनी की, त्रिभुज के किन्हीं 2, अगर ये त्रिभुज बन रहा होगा तो त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है, बराबर नहीं होता, बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा देख के चेक करके देख लीजिए, 2 3 5 होता है तो 4 से बड़ा है। ठीक है, अगर इसको ऐसे चेक करना है तो 4 और 3 7 है, 2 से बड़ी है, और 4 और 2 6 है तो 3 से बड़ी है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको लगा के देखना है सभी चीज़ों में। ठीक है, तो आपका ए तो नहीं होगा। अगला देखिए 2.5 और 1.5 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 क्या 4 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, बराबर है, बराबर भी नहीं होता, बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला 4 3 5 था, ये आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में बनता है, 4 अगर इधर 3 इधर और 5 इसका विकर्ण बन जाता है इसका, ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा। तो ऑप्शन सही जो है इसका बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113, यदि एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 24 मीटर उत्तर की ओर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी? अब ये पाइथागोरस प्रमेय पे बेस ही क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मीटर आप पूर्व की ओर चले, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 24 मीटर आप उत्तर की तरफ चल गए, तो न्यूनतम दूरी आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है कि ये कितनी होगी?
कौन सी, ये वाली। तो आपको पता है कि ये एक रेक्टेंगल एंगल बन रहा है, ठीक है, समकोण बन रहा है। तो उसके बाद ये जो पाइथागोरस प्रमेय हो जाती है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 24 576 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये हो जाएगा 676। अंडर रूट 676 करोगे तो ये 26 इसकी वैल्यू आ रही होगी, 26 इसका विकर्ण निकल जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? कर्ण का विकर्ण बराबर लंब का विकर्ण धन आधार का विकर्ण। इस फॉर्मूले से आपको इसको निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114, 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंभे समतल मैदान पर 12 मीटर की दूरी पर हैं, उनके शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये भी एक पाइथागोरस प्रमेय है, पर आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। एक 6 मीटर का खंभा है, एक आपका कितना है 12 मीटर का खंभा है, ठीक है, ये 12 मीटर का खंभा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर की, सॉरी ये 11 मीटर का है, ठीक है। ये आपको देखिए 11 मीटर की दूरी दे रखी है और ये 6 मीटर की दूरी दे रखी है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये 6 मीटर का है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस भी 12 मीटर की होगी, ठीक है, और यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 होगा, तो रिमेनिंग जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। आ रही है ना चीज़ें समझ में? टोटल आपका 11 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि इधर भी 6 था, ये बराबर अगर, तो और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी। अब आपको देखना क्या है, आपको ट्रायंगल बना के देखना है। फिर से आपने यहाँ से ट्रायंगल क्रिएट किया, ठीक है, फिर यहाँ से ट्रायंगल क्रिएट किया आपने। अब आपका क्या बन गया? रेक्टेंगल एंगल बन गया, ठीक है। इधर 5 है, इधर 12 है, तो ये वाले भुजा निकालनी कितनी होगी? तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 12 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो 13 13 में 169 होता है। तो ये भुजा आपकी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन समझनी है आपको कि कैसे एंगल्स बन रहे हैं, कैसी लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है। चाहे वो डिस्टेंस हो दोनों के बीच की, या जो माइनस करना था 11 - 6 करके 5 जो इसकी लंबाई आई वो निकालना है। तो इस तरीके से आपका 13 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115, समषटभुज में कितनी रेखाएं होती हैं? रेखाएं की संख्या कितनी है? अब समषटभुज कह रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि 6 रेखाओं का ऐसा बंद आकृति जो प्रत्येक भुजा जिसमें समान लंबाई की होती है, और समषटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला, ठीक है। तो 6 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? अब ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा, अगर आपने रूबिक्स क्यूब देखा है तो आपको पता है कि वो एक घन या घनाभ के शेप का होता है। तो घनाभ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का आपका घनाभ होता है। तो इसमें कितने क्या पूछ रहा है? शीर्ष पूछ रहा है। शीर्ष क्या होता है? ये होते हैं शीर्ष, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, 3 4, ये इसके क्या हुए? कॉर्नर्स हुए। तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 117, 16 संख्याओं का माध्य 8 है, तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। माध्य जो होता है आपके औसत को दिखाता है। अगर औसत में ही प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। 8 + 2 माध्य में भी 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि सभी संख्याओं में 2 2 2 जुड़ रहा है, तो माध्य में ऑटोमेटिकली 2 जुड़ जाएगा। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर तथा विकर्ण 50 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको समझना पड़ेगा। देखिए आयताकार खेत की लंबाई कितनी है? 48 मीटर, और विकर्ण कितना दे रखा? 50 मीटर। अब इस तरीके से समझिए इसको, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है आपको। एक आयताकार खेत ये है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 48 मीटर, और विकर्ण है जो इसका ये 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर। अब ये भी एक पाइथागोरस प्रमेय बन रही है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा। तो आप कैसे निकालोगे? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, और ऐसे 48 का स्क्वायर 48 × 48 करोगे तो 48 का स्क्वायर 64 4, और 8 दूना 16, 16 चुको 64, 64, एक सेकेंड, हाँ 48 का स्क्वायर निकालना है आपको। 48 8 8 64 4 हासिल 6 4 और 6 0 7 4 को 16 16 और 7 16 4 20 3 23, ठीक है। ये आपका बचा 2304। अब इसको माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो चौड़ाई है उसके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो 2304 अगर ये माइनस करेंगे तो 196 बचा। 196 का अंडर रूट होता है आपके पास, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आपके पास जो इसकी चौड़ाई आ गई वो कितनी आ जाएगी? 14
मीटर, ठीक है। 14 मीटर खेत की चौड़ाई आ जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखो 50 का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस इसमें से दोनों को माइनस कर देंगे तो 196 बचा, 196 स्क्वायर होता है आपका 14 का, ठीक है। तो 14 आपके पास क्या आएगी, चौड़ाई आएगी। अब 14 × 48 करोगे तो आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट से ही निकाल लेते हैं हम, 8 को 32, यूनिट का डिजिट 2 आएगा आपके पास, तो 2 एक ही में हमारे पास 672 आपका जो है एरिया निकल के आ जाएगा 672, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो 672 ही आएगा इसका, 48 × 14, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है हमारे पास। एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 × L + B होता है, ठीक है। कितना है 100। अब L की वैल्यू दे रखी है भाई, कितना 35 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 × L 70 + 2B = 100। तो 2B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 70 - 100 - 70 तो 30, तो B चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो 35 लंबाई दे रखी है, 35 × 15 करो, 15 × 75 की 5 ऐसे 7, 15 × 45 और 7 50 2 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका परिमाप दे रखा है, तो परिमाप से हम इसकी एक भुजा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है। चारों भुजाओं का योगफल अगर 32 है और वो समचतुर्भुज है तो बराबर भुजाएं होंगी, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 8 इसकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। परंतु हमें निकालनी क्या है, ऊंचाई। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा ऊंचाई। भुजा की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है 8, और ऊंचाई कितनी है h = कितनी है आपका 72 दे रखा है। इसका क्या आपने देखा होगा 72 दे रखा है इसका क्षेत्रफल। 8 × x = 72, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 आएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी, और मैथ्स के क्वेश्चन में जो है सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है, आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी थी, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा से आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेट करता है आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।